वेलकम टू कोचिंग रिपब्लिक। मैं हूं अरुण सिंह, आपका प्रिंसिपल कोच। क्लास की शुरुआत की जाए उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ज्वाइन करें इस टेलीग्राम चैनल को। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी क्लासेस, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोज एंड अपकमिंग क्लासेस। आज की इस क्लास में हम सभी लोग कोशिश करेंगे यूपीएससी सीएससी जीएस का 2022 का जो प्री एग्जाम का पेपर है, पेपर 1, उसको सॉल्व करने की। और अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरतते हुए हम इसका सॉल्यूशन ट्राई कर रहे हैं। फिर भी मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर किसी तरह की कोई गलती हो तो उस चीज के लिए हमें क्षमा करें। शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। High clouds primarily reflect the solar radiations and cool the surface of the earth. This is absolutely wrong. Basically, these are the low, thick clouds, right? वहीं पर अगर मैं दूसरे स्टेटमेंट की बात करता हूँ, लो क्लाउड्स हैव हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन emanating from the earth surface and thus causing warming effect. This is again absolutely wrong because these are the high थिन क्लाउड्स। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट्स जो है यहाँ पर गलत होती हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट? नीदर वन नॉर टू। तो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू द ऑप्शन शुड बी डी। क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बिदी बिदी इज ए लार्ज रिफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्ट केन्या। This is actually wrong. This is not situated in Kenya. This is basically situated in Uganda, right? So statement 1 is absolutely wrong. Some people who fled from the South Sudan civil war live in Bidi Bidi. This is actually absolutely correct. क्योंकि जो सूडान में सिविल वॉर हुआ है बेसिकली, वहां से जो लोग शरणार्थी बनकर भागे, उन्हीं में से ज्यादातर लोगों ने बीदी बीदी में जो है शरण ली। तो स्टेटमेंट सेकंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट, सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम द सिविल वॉर इन सोमालिया लिव इन ददाब रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स इन केन्या। तो स्टेटमेंट ये बेसिकली सही है क्योंकि जो लोग सोमालिया सिविल वॉर से बेसिकली त्रस्त होकर, ग्रसित होकर शरण चाहते थे, वो जनरली ददाब रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स में रहे केन्या में। ऑल्दो आज के समय में अगर देखा जाए तो केन्या गवर्नमेंट शायद इस रेफ्यूजी कैंप को बंद कर चुकी है। तो अगर देखा जाए तो केवल स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। लेकिन हम लोग यहाँ पर अगर देखते हैं कि जो लोग यहाँ से भाग कर गए थे वो केन्या के ददाब रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स में रहे। तो स्टेटमेंट 3 वैसे करेक्ट है। आज के समय में एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, ये पूरी तरीके से बंद हो चुका है या अब भी पार्शियली यहाँ पर ओपन है, इस चीज की मुझे जानकारी नहीं है। तो या तो आप ये बोलिए कि स्टेटमेंट 2 इज ओनली 2 इज करेक्ट, और अगर यहाँ पर ये अब भी किसी हद तक ऑपरेशनल है तो स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, राइट? सवाल की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज: आर्मेनिया, अजरबैजान, क्रोएशिया, रोमानिया, उज्बेकिस्तान। विच ऑफ द अबव आर मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स? टर्किक स्टेट्स में बेसिकली इनमें से कौन कौन से देश ऐसे हैं जो टर्किक स्टेट्स के मेंबर हैं? तो अगर मैं टर्किक स्टेट्स की बात करता हूं तो एक हो गया टर्की, और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उसके अलावा अजरबैजान एंड उज्बेकिस्तान। तो अगर इन ऑप्शंस में देखा जाए, इन कंट्रीज में देखा जाए, तो इसमें अजरबैजान और उज्बेकिस्तान ही इस लिस्ट में शामिल है। तो ये बेसिकली दीज आर द कंट्रीज जो ऑर्गेनाइजेशन टर्किक स्टेट्स में आते हैं। तो इसमें ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 5 शुड बी द करेक्ट वन, राइट? दैट मीन्स सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सवाल की हम लोग बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गुजरात हैज द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया। दिस इज एक्चुअली करेक्ट बिकॉज प्रीवियसली कर्नाटका में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सोलर पार्क हुआ करता था। लेकिन फिलहाल गुजरात में जो है, गुजरात के कच्छ रीजन में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सोलर पार्क है।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरे स्टेटमेंट की तरफ अगर हम लोग ध्यान देते हैं, केरला इज द फुल्ली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यस, केरला के अंदर बेसिकली कोचीन एक ऐसा एयरपोर्ट है जो पूरी तरीके से सोलर पावर से ऑपरेट होता है। तीसरे स्टेटमेंट की तरफ हम लोग जाते हैं, गोवा इज द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट इन इंडिया। Omkareshwar, if I'm not wrong, is going to be the largest floating solar photovoltaic project in India, and that is in MP, Madhya Pradesh. So Goa is not the correct one. Option third is not correct. First and second, that means A should be the correct answer of this question. इस सवाल की तरफ हम लोग अपना रुख करते हैं विद रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। समुद्र के ऊपर जो बेसिकली नियम कायदे कानून होते हैं, उसके ऊपर जो यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन हुआ है, उसमें से कुछ स्टेटमेंट्स हैं, बेसिकली उनको देखते हैं। अ कोस्टल स्टेट हैज द राइट टू एस्टेब्लिश ब्रीथ of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles measured from baseline determined in the accordance with the convention। absolutely correct, ये बिल्कुल सही है। 12 nautical miles को ही बेसिकली परमिसिबल लिमिट माना गया है इसमें। तो स्टेटमेंट वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। शिप्स ऑफ ऑल स्टेट्स वेदर कोस्टल और लैंडलॉक्ड एंजॉय द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज थ्रू द टेरिटोरियल सी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। तीसरा स्टेटमेंट, द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन शैल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 200 nautical miles from the baseline from which the breadth of the territorial sea is measured। yes, again this is also correct। तो पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट, मेरे हिसाब से तीनों स्टेटमेंट सही होने चाहिए और डी शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द इशू विद द सेनकाकू आइलैंड्स समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज। आजकल वैसे भी इस तरह की न्यूज चैनल्स पे कुछ ज्यादा ही आ रही हैं। जब से 24 फरवरी से यूक्रेन और रशिया वॉर स्टार्ट हुआ है, तब से हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं अलग अलग देशों के बीच में, तो उनसे रिलेटेड काफी न्यूज यहाँ पर पब्लिश हो रही हैं। ऑप्शन ए, इट इज जनरली बिलीव्ड दैट दे आर आर्टिफिशियल आइलैंड्स मेड बाय अ कंट्री अराउंड साउथ चाइना सी। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज अगर मैं बात करता हूँ सेनकाकू आइलैंड की, तो ये ईस्ट चाइना सी में है, ना कि साउथ चाइना सी में। तो ऑप्शन ए शुड नॉट बी द करेक्ट वन। चाइना एंड जापान एंगेज इन मैरीटाइम disputes over these islands in East China Sea। Yes, this is absolutely correct। B should be the correct answer of this question। Correct। की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। Consider the following pairs country an important reason for being in the news recently। ये कुछ देश हैं और ये कुछ कारण बताए गए हैं कि ये लोग चर्चा में क्यों रहे। तो छड, सेटिंग अप ऑफ परमानेंट मिलिट्री बेस बाय चाइना। छड की अगर मैं बात करता हूँ, मेरे ख्याल से दिस इज इन अफ्रीका, और अफ्रीका में चाइनीज सेटलमेंट्स की अगर मैं बात करूँ मिलिट्री या नेवल की, तो दीज आर इन तंजानिया। उसके अलावा प्लान कर रहे हैं ग्वेना में, और उसके अलावा डिजिबूती, बट छड इज नॉट देयर। तो पेयर वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ऑप्शन टू की हम लोग बात करते हैं, ग्वेना, सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट बाय मिलिट्री। यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हम लोग बात कर रहे हैं अब लेबनान वाले पेयर की, सीवियर एंड द प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन। लेबनान में जो है आज की डेट में गरीबी अपने चरम स्तर पर है। लगभग 15 लाख से ज्यादा सीरियन रिफ्यूजीज ने यहाँ पर शरण ले रखी है, जो बिल्कुल दोयम से त्रियम दर्जे की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। गरीबी वहां पर बुरी तरीके से हावी है, और दुनिया के पहले 10 इकोनॉमिक डिप्रेशन में हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं। तो थर्ड पेयर इज ऑल्सो करेक्ट। ट्यूनीशिया, सस्पेंशन ऑफ द पार्लियामेंट बाय प्रेसिडेंट, लगभग 1 साल होने को आया है, और ऐसा बिल्कुल सही है। तो मेरे ख्याल से दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही होना चाहिए, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर 3 पेयर्स जो हैं वो सही हैं, एक पेयर गलत है। हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड? तो 3 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। सी शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। रीजन ऑफन मेंशन इन द न्यूज, उसके अलावा देश, एनाटोलिया विच इज सिचुएटेड इन टर्की, एब्सोल्युटली करेक्ट। अम्हारा, दिस इज इन इथोपिया, राइट।
कैबो डिलेगो, ये बेसिकली स्पेन में नहीं है। अगर मैं इस देश की बात करता हूँ, इस जगह की बात करता हूँ, तो दिस इज सिचुएटेड मोजाम्बिकी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें कैटलोनिया, दिस इज इन स्पेन, राइट। तो ये और ये पूरी तरीके से गलत है। ओनली टू पेयर्स आर करेक्ट। बी शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारत के जो बेसिकली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, मेरे ख्याल से 1971, इससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स हैं। वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। स्टेटमेंट टू, व्हेन अ वाइल्ड एनिमल इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड, सच एनिमल्स animal is entitled for equal protection whether it is found in protected area और आउटसाइड। ये भी पूरी तरीके से सही है। अगर किसी भी जानवर को बेसिकली प्रोटेक्टेड घोषित कर दिया जाता है, तो चाहे वो प्रोटेक्टेड एरिया में हो, चाहे उसके अलावा वो प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर निकल आया, तब भी उसको जो है प्रोटेक्टेड ही माना जाएगा, राइट। इक्वल प्रोटेक्शन उसको मिलेगी वेदर इट इज इन द प्रोटेक्टेड एरिया और आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया। वहीं पर अगर मैं तीसरे स्टेटमेंट की बात करता हूँ, एप्रीहेंशन ऑफ अ प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल becoming a danger to human life is sufficient ground for its capture और killing। नहीं नहीं, दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई जंगली जानवर मनुष्य की जान के लिए खतरा बन चुका है, तो ये उसके लिए सफिशिएंट ग्राउंड है कि उसको पकड़ लिया जाए या फिर उसको जान से मार दिया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट। तो मेरे ख्याल से स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। वेदर जबकि वहां पर अगर मैं बात करूं स्टेटमेंट थ्री की, तो ये सही नहीं होना चाहिए। तो ए शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगली तरफ हम लोग चलते हैं। सर्टेन स्पीशीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर वेल नोन एज कल्टिवेटर्स ऑफ द फंगाई। इनमें से बेसिकली वो कौन स्पीशीज हैं जिनको ये माना जा सकता है कल्टीवेटर के तौर पर फंगाई के। तो एंट इज द करेक्ट ऑप्शन। ए शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। सवाल है जिसमें पूछा गया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में रिजर्व सब्जेक्ट में जो था बेसिकली वो था लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, उसके अलावा रेवेन्यू, उसके अलावा पुलिस। तो इसका मतलब है पहला, तीसरा और चौथा। तो यानी कि 1, 3, 4, सी शुड बी द करेक्ट आंसर। वैसे भी अगर मैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता हूँ, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1882, 1891, मुझे अभी सही से याद नहीं आ रहा, 1882 आई थिंक, तब से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत हुई थी। लेकिन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 उसमें जो है रिजर्व सब्जेक्ट्स में था बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, उसके अलावा रेवेन्यू और उसके अलावा पुलिस। तो इस सवाल का आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। सवाल है जिसमें पूछा गया है इन मेडिवल इंडिया द टर्म फनम रेफर्ड टू व्हाट। तो फनम वाज बेसिकली ए कॉइन। मेरे ख्याल से 1800 समथिंग के आसपास त्रावणकोर में मद्रास प्रेसिडेंसी में बेसिकली इस तरह के सिक्के जो हैं इशू किए गए थे, जिनको हम फनम कहकर पुकारा करते थे, राइट। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी द ऑप्शन बी। बेसिकली जिसमें पूछा गया कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स। वरिंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चैटर्जी और उसके अलावा राश बिहारी बोस। Who of the above was or were actively associated with the गदर पार्टी। इनमें से वो कौन थे या कौन था बेसिकली जो गदर पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। अगर मैं वरिंद्र कुमार घोष की बात करता हूँ, तो बेसिकली ही वाज एसोसिएटेड विद द रिवॉल्यूशनरी ग्रुप ऑफ बंगाल। वहीं पर जोगेश चंद्र चटर्जी की अगर मैं बात करता हूँ, तो ही वाज एसोसिएटेड विद अनुशीलन समिति। लेकिन राश बिहारी बोस की बात करी जाए, तो ही वाज एसोसिएटेड विद गदर पार्टी। तो ओनली 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो डी शुड बी द राइट ऑप्शन। अगला सवाल बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू द प्रपोजल्स ऑफ क्रिप्स मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज एज वेल एज द princely states। Both the statements are absolutely correct.
उसमें प्रोविंशियल असेंबलीज जो थी बेसिकली वहां से भी लोग थे, वहां से भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उसके अलावा प्रिंसली स्टेट्स के भी रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे जिन्होंने भारत का संविधान बेसिकली बनाया. Any province which is not prepared to accept the new constitution would have the right to sign a separate agreement with the Britain regarding its future. ये चीज भी बिल्कुल सही है. तो अगर मैं इस सवाल की बात करता हूं तो क्रिप्स मिशन को लेकर बेसिकली दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है. विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबोव इज और आर करेक्ट? बोथ. सी विल बी द करेक्ट आंसर. बोथ 1 and 2 आर एब्सोल्युटली करेक्ट. अगला क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग टेक्स्ट. नाम पढ़ने मेरे लिए थोड़े से हमेशा मुश्किल हो जाते हैं टेक्स्ट के. विच ऑफ द अबव आर जेनर टेक्स्ट. इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो जेन टेक्स्ट हैं? तो अगर मैं पहले टेक्स्ट की बात करता हूँ और तीसरे की बात करता हूँ तो ये दोनों आर रिलेटेड टू बेसिकली बुद्धिज्म, राइट. वहीं पर अगर बात करी जाए टेक्स्ट सेकंड एंड टेक्स्ट 4, these two are related to basically Jainism. 2 and 4, B will be the correct answer. अगला सवाल है जिसमें पूछा गया, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स. हिस्टोरिकल पर्सन और उनको किस चीज के लिए जाना जाता था? आर्यदेव, जैन स्कॉलर. एब्सोल्युटली रॉन्ग. ही वाज बेसिकली अ बुद्धिस्ट स्कॉलर, राइट. तो पहला जो पेयर है वो बिल्कुल गलत है. दिगनागा was a Buddhist scholar, absolutely correct. And Nath Muni was a Vaishnava scholar. This is again absolutely correct. Now, how many pairs given above are correctly matched? So 2 pairs are correctly matched. Only 2 pairs. C will be the correct answer. अगला सवाल है, with reference to Indian history, consider the following statement. The first Mongol invasion of India happened during the reign of Jalaluddin Khilji. पहली बार मंगोल्स का इन्वेजन हिंदुस्तान के अंदर जलालुद्दीन खिलजी के समय पर हुआ. दूसरा स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग द राइन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट मार्च्ड अप टू द दिल्ली एंड दिस इज द सिटी. दिस इज तो खैर एब्सोल्युटली रॉन्ग. 2 बार ऐसा हुआ था जब अलाउद्दीन खिलजी के समय पर मंगोल्स ट्राइड टू इन्वेड इन इंडिया. तीसरा ऑप्शन है, तीसरा स्टेटमेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक टेम्परली लॉस्ट द पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू द मंगोल्स, राइट. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. कुछ समय के लिए बेसिकली नॉर्थ वेस्ट का थोड़ा सा जो पोर्शन है मोहम्मद बिन तुगलक का वो मंगोल्स के पास चला गया था, राइट. अब इसमें ये कहा गया है, जैसे जो पहला स्टेटमेंट है कि द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द राइन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी. अगर ये सही है तो ऑल द तुगलक्स इसके बाद आते हैं, लेकिन पहला इन्वेजन जलालुद्दीन खिलजी के समय पर नहीं हुआ था. कारण उसका मैं अगर बताऊं, क्योंकि कुछ लोग इस चीज को करेक्ट मानेंगे, तो कुछ लोग के हिसाब से ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3, द सी विल बी द करेक्ट आंसर. बट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू ओनली 3 विल बी द करेक्ट आंसर. कारण उसका मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर लेता हूँ. क्यों? क्योंकि अगर सबसे पहली बार मंगोल्स के इन्वेजन की बात करता हूँ या ये कहिए सबसे पहली बार मंगोल्स के आने की बात करता हूँ, तो एक राजकुमार का पीछा करते करते मंगोल्स की जो सेना है वो बिल्कुल हिंदुस्तान के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई थी. और उस समय पर इल्तुतमिश राजा हुआ करता था. ऑल्दो उस समय पर किसी भी प्रकार का कोई आक्रमण नहीं हुआ, क्योंकि इल्तुतमिश ने इस चीज को समझा कि एक बिल्कुल शैशवावस्था में, चाइल्डहुड स्टेट में है दिल्ली सल्तनत अभी, और ऐसे समय में इट इज नॉट वाइज टू हैव एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद द मंगोल्स. तो इस बिल्कुल शुरुआती दौर में मंगोल्स के साथ युद्ध लड़ना बिल्कुल भी समझदारी भरा सौदा नहीं है. खैर अगर हम इस चीज को ये मानते हैं कि उस समय पर इन्वेजन नहीं हुआ था, लेकिन गुलाम वंश के जो बलवान शासक हुआ करता था उसके बेटे की जो मृत्यु हुई थी बेसिकली वो मंगोल्स के साथ युद्ध लड़ते हुए ही हुई थी, राइट. तो 1285 में जो डेथ हुई थी एंड 1287 में इसी गम में बेसिकली बलबन की डेथ हुई, और 1287 में उसका पोता ग्रैंडसन जो है कैकवाबाद गद्दी पर बैठता है, जिसको राजा के धर्मों और राजा के कर्तव्यों का कुछ अता पता नहीं था, और आखिरकार 3 साल के अंदर उसका शासन समाप्त हो जाता है. तो मेरे ख्याल से गुलाम वंश में ही बेसिकली मंगोल्स जो थे एक बार एटलीस्ट एक बार बलबन के समय में एटलीस्ट एक बार वो आक्रमण कर चुके थे. तो यानी कि पहला मंगोल इन्वेजन जलालुद्दीन खिलजी के समय पर नहीं हुआ, गुलाम वंश में हुआ, राइट. इलबारी टर्क्स का जब शासन हुआ करता था, राइट. तो
मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। दूसरी चीज, ये भी पूरी तरीके से गलत है। मेरे हिसाब से केवल ऑप्शन 3 शुड बी द करेक्ट वन, राइट। तो डी शुड बी द ऑप्शन, डी शुड बी द राइट आंसर। इस सवाल में विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री हु ऑफ द फॉलोइंग वर नोन एज द कुलंदर, बिल्कुल डायरेक्ट सवाल है। सैयद्स वर बेसिकली नोन एज द कुलंदर। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next question, with reference to Indian history, consider the following statements. The Dutch established their factories or warehouses on the east coast on lands granted to them by Gajpati rulers. तो डच जो थे बेसिकली उन्होंने ईस्टर्न कोस्ट पे अपनी फैक्ट्रीज या अपने वेयर हाउसेज बनाए जो उनको गजपति रूलर्स ने दिए थे। अगर मैं डच के आने की बात करता हूं तो लगभग 1605 में वो लोग हिंदुस्तान के अंदर आए और 19th सेंचुरी की शुरुआत तक, फर्स्ट क्वार्टर तक, 1820 के आसपास तक, 1825 तक हिंदुस्तान के अंदर रहे, राइट। वहीं पर अगर मैं गजपति की बात करता हूं तो इनका शासनकाल जो था वो 1434 से लेके और 1541 के आसपास तक का रहा होगा, ठीक है। तो इनका जो टाइम फ्रेम है वो मैच नहीं करता एक दूसरे से बिल्कुल भी। तो पहला आंसर जो है वो बिल्कुल गलत है। अल्फांसो की अगर मैं बात करता हूँ तो उसने गोवा को वाकई में बीजापुर के सुल्तान से ही छीना था। और अगर ऑप्शन स्टेटमेंट 3 की बात करी जाए, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड अ फैक्ट्री एट मद्रास, यस बिल्कुल उन्होंने बनाई थी, ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड लीज फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विजयनगर एम्पायर, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। So statement 2 and statement 3 are absolutely correct. So B will be the correct answer, right? Next question, according to Cautel's Arthashastra, which of the following statements are correct? A person could be a slave as a result of the judicial punishment. Absolutely correct. न्यायिक प्रक्रिया के तहत किसी भी व्यक्ति को जो है बेसिकली गुलाम बनाया जा सकता था अगर उसने इस प्रकार का कोई दंडनीय अपराध किया है तो। If a female slave bore her master's son, she was legally free. Absolutely correct. And if a son born to a female slave was fathered by her master, the son was entitled to the legal status of the master's son. Not correct from my point of view. तो पहला और दूसरा मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है। तो ए शुड बी द करेक्ट आंसर। मैं एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ज्वाइन करें इस टेलीग्राम चैनल को। और अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। उसके अलावा आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर और साथ ही साथ हमारे लिंक्डइन पेज पर भी। थैंक यू सो मच, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द वेरी बेस्ट।